हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, ये क्लास आपकी एमएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास है और ये क्लास स्पेशल लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर एमएड थर्ड सेमेस्टर में जो आपका पेपर फर्स्ट है उसका नाम है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। पेपर का नाम है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसमें हम लोगों ने यूनिट 1 पढ़ लिया है और उसी क्रम में हम लोगों ने यूनिट 2 भी पूरा पढ़ लिया है और यूनिट 3 को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 की कुछ क्लासें हो गई हैं, कुछ क्लासें बाकी हैं। यूनिट 3 में हमने सोशलाइजेशन को पढ़ना स्टार्ट किया था, समाजीकरण जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है, मैकेनिज्म भी हमने पढ़ लिया है कि क्या क्रियाविधि होती है। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन कि समाजीकरण के सिद्धांत कौन कौन से हैं और अलग अलग समाजशास्त्रियों के द्वारा अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं समाजीकरण के, तो उन सब को हम एक एक करके देखेंगे। इससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और साथ ही साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। एग्ज़ाम के समय आपको इम्पोर्टेंट PDF यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आप इस पेपर के नोट्स खरीदना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलेगा, उस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मिनिमम पेमेंट करके आप इस पेपर के नोट्स को हमसे ले सकते हैं। समाजीकरण किसे कहते हैं यदि हम बात करें तो हमने आपको पढ़ाया हुआ था कि समाजीकरण समाज के मानदंडों यानी जो नॉर्म्स होते हैं, जो विचारधारा आइडियोलॉजी जो समाज में मौजूद होती है उसको हम अपने अंदर आत्मसात करते हैं और यही आत्मसात करने की जो प्रक्रिया है समाज के मानदंडों को, विचारधाराओं को, उसे हम समाजीकरण कहते हैं। ये चीज़ हमने आपको बताया था। तो हम लोग पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के सिद्धांत। दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, लगातार एक हफ्ते तक आपकी एमएड थर्ड सेमेस्टर की कोई क्लास नहीं आई, तो बहुत ही महत्वपूर्ण काम था, तो उसमें मैं फंसा हुआ था जिसके कारण आपकी क्लास नहीं आ सकी, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आगे मैं ध्यान रखूँगा कि क्लासेस इस तरीके से लेट ना हो। चलिए, सेशन आप पूरा देखिएगा। सेशन थोड़ा लंबा होगा क्योंकि आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग समाजीकरण की 4 थ्योरियों को देखने वाले हैं। समाजीकरण की 4 सिद्धांतों को हम लोग देखने वाले हैं, तो सेशन थोड़ा लंबा होगा। ये सेशन अगर आप UGC नेट का पेपर देने वाले हैं एजुकेशन से, समाज शास्त्र से, तो उसमें भी आपका बेनिफिट होगा और बाकी तो एमएड के लिए है ही। तो हम लोग कौन कौन सी थ्योरी पढ़ेंगे एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे CH कूले का थ्योरी। इनके थ्योरी का नाम था लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। और जो CH कूले हैं इनका जो पूरा नाम है, इनका पूरा नाम है चार्ल्स हॉर्टन कूले और ये एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे। और जो समाजीकरण की थ्योरी जिस बुक में इन्होंने बताई थी उस बुक का नाम है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में इन्होंने समाजीकरण के सिद्धांत को बताया था। अगर आपको इनके थ्योरी को समझना है तो आप यहाँ पे ये चित्र देख सकते हैं, इसको आपको समझना होगा। यहाँ पे एक इंडिविजुअल है यानी एक व्यक्ति है और ये एक मिरर है। क्या है?
एक मिरर है। मिरर यानी आप समझते होंगे शीशा, जिसमें हम लोग जब नहाते हैं तो अपना चेहरा देखते हैं बाल वगैरह बनाने के लिए। तो ये एक इंडिविजुअल है, ये मिरर में देख रहा है यानी ग्लास में देख रहा है अपने आप को, तो इसीलिए इस थ्योरी का नाम है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, कि ग्लास में हम अपने सेल्फ को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस थ्योरी में इन्होंने बोला क्या है, इन्होंने बोला है कि वी परसीव टू बी द परसेप्शन ऑफ अदर्स, हम महसूस करते हैं, हम अनुभव करते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, दूसरे लोग जो हैं वो हमको कैसे जज कर रहे हैं, और इसी आधार पे हम अपने एक्शंस करते हैं, इसी आधार पे हम रिस्पॉन्स करते हैं, अपने आप को अपडेट करते हैं, और ऐसे इसी प्रक्रिया से हमारी आइडेंटिटी क्रिएट होती है और हमारा सोशलाइजेशन हो जाता है। ये कहा है चार्ल्स हर्टन कूलेले। एक साधारण सा उदाहरण हम आपके सामने यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एक लड़की है जिसका नाम है रासना। क्या नाम है? रासना नाम है। और मान लीजिए ये बीएड करती है। क्या करती है? बीएड करती है। और ये परसीव करती है, ये दूसरों के परसेप्शन को अनुभव करती है कि जो मेरे रिलेटिव हैं वो समझ रहे होंगे कि मैं पार्टी कर रही हूँ, मैं बॉयफ्रेंड वगैरह बना रही हूँ, प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ रही हूँ, क्योंकि हमेशा रिश्तेदार यही समझते हैं कि लड़की बाहर पढ़ने गई है तो यही कर रही होगी। तो रासना ऐसा सोचती है, दूसरों के परसेप्शन को समझने का कोशिश करती है, और उसको लगता है कि मेरे पेरेंट्स सोच रहे होंगे कि मैं पढ़ रही हूँ, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो समझते हैं कि मैं चंपू हूँ, यानी पढ़ने लिखने में बिल्कुल ही मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, मेरे को कोई स्किल्स नहीं आती है, मैं बिल्कुल चंपू लड़की हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। तो ये रिलेटिव के परसेप्शन को भी महसूस करती है, पेरेंट के भी परसेप्शन को महसूस करती है, अपने फ्रेंड्स के भी परसेप्शन को महसूस करती है। देन इसका एक्शन क्या होता है? ये बहुत ही संभल के रहती है अपने हॉस्टल में, किसी लड़के से ज़्यादा बातचीत नहीं करती है, ताकि जो उसके रिलेटिव सोच रहे हैं कि ये पार्टी कर रही होगी, बॉयफ्रेंड बना रही होगी, ऐसा कुछ भी उनको सुनने को न मिले। इसके पेरेंट इसने ये महसूस किया कि इसके पेरेंट्स सोच रहे होंगे कि ये पढ़ रही होगी, तो ये फिर पढ़ाई करने लगी कि मेरे पापा मम्मी सोचते हैं कि मैं पढ़ रही हूँ, अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो मेरा नंबर ख़राब आएगा और उनको बहुत ही झटका लगेगा। तो ये पढ़ने लगती है, और इसके दोस्त जो हैं वो समझते हैं कि ये चंपू है, इसको कुछ नहीं आता, तो ये इसने ठाना कि इस बार पढ़ के सबसे ज़्यादा नंबर ला के उनके सामने ये साबित कर दूंगी कि मैं चंपू नहीं हूँ। तो जो रासना के रिस्पॉन्स थे, जो रासना के एक्शंस थे, उसने किसी लड़के से बातचीत करने से दूरी बनाई, बिकॉज उस पर कोई ऑब्जेक्शन ना आए, और ये पढ़ाई करने लगी ताकि माता पिता के जो एक्सपेक्टेशन है उनको पूरा कर सके। और इसने बहुत अच्छे से नोट्स तैयार किए, प्रिपरेशन की, ताकि इसके फ्रेंड जो इसको चंपू समझते हैं वो धारणा दूर हो सके उनकी। तो इसके जितने भी एक्शंस थे ये दूसरों के परसेप्शन के बेस पे थे। इसने खुद ये रियलाइज करने की कोशिश किया कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, और इस आधार पर अपने एक्शंस को, अपने रिस्पॉन्स को वो उसने डिसाइड किया। और इसी प्रक्रिया से, जो दूसरे के परसेप्शन के आधार पे हम रिस्पॉन्स करते हैं, एक्शन करते हैं, तो इसी प्रक्रिया से हमारी आइडेंटिटी क्रिएट होती है और इसी से हमारे सेल्फ का निर्माण होता है। ये चार्ल्स हर्टन कूले इस थ्योरी में बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना है। ठीक, चलिए अब इनके थ्योरी में क्या क्या चीज़ें थ्योरिटिकल रूप से, मतलब स्टेटमेंट इन्होंने क्या क्या दिए हैं, क्या कीवर्ड हैं, वो चीज़ हम देख लेते हैं। इनका एक स्टेटमेंट है, मैं वह नहीं हूँ जो आप मुझे समझते हैं, यानी जो दूसरे लोग समझते हैं वो मैं नहीं हूँ, ना मैं वो हूँ जो मैं मुझे समझता हूँ, मैं खुद को जो समझता हूँ वो भी नहीं हूँ। मैं वो हूँ जो अपने दिमाग में यह धारणा बनाता हूँ कि आप मुझे क्या समझते हैं, यानी हम इमेजिनेशन करते हैं कि लोग, जो दूसरे लोग हैं वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और उसी के हिसाब से हम रिस्पॉन्स करते हैं, एक्शन करते हैं, और वैसे ही हमारे पर्सनालिटी का निर्माण होता है। ये चार्ल्स हर्टन कूले कहते हैं। कौन कहता है? चार्ल्स हर्टन कूले, यानी CH कूले कहते हैं। इसके बाद इन्होंने इस सिद्धांत के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी पहचान, आइडेंटिटी को क्रिएट करता है समाज के इंटरेक्शन के साथ, कैसे एक व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी का परसेप्शन
क्रिएट करता है। इनका कहना ये है कि जो एक इंडिविजुअल है, जो एक व्यक्ति है, उसका जो पहचान आइडेंटिटी क्रिएट होता है वो समाज के साथ इंटरेक्शन करके होता है। अगर वो समाज के साथ न जुड़े तो उसका आइडेंटिटी क्रिएट नहीं हो पाएगा। और कैसे एक व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी का परसेप्शन क्रिएट कर पाता है, वो लोग दूसरे लोगों से मिलता है, दूसरे लोगों को देखता है और वो ये रियलाइज़ करता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं और उसी हिसाब से एक्शन करता है, अपने आप को अपडेट करता है और उसके सेल्फ का निर्माण हो जाता है। तो इस थ्योरी में यही मेन रूप से बताया गया है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट सॉलिट्यूड जो होता है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट सॉलिट्यूड में विकसित नहीं होता है, यानी शून्य में विकसित नहीं हो सकता है। यह समाज के इंटरेक्शन के साथ डेवलप होता है। आप इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी से, सोशल सेटिंग्स में, तब आप अपने आप को फॉर्म कर पाते हैं। तो ये चीज़ कहना चाह रहे हैं। इन्होंने क्या कहा कि जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, हमारी जो आइडेंटिटी होती है, वो शून्य में, सॉलिट्यूड में विकसित नहीं हो सकती। जैसे आप एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो एक बच्चा जब जन्म लेता है और उसे एक बॉक्स में रख दिया जाए, बॉक्स में कोई नहीं है उसके अलावा, तो क्या उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप हो पाएगा? बिल्कुल नहीं डेवलप हो पाएगा, क्योंकि उसे किसी चीज़ का पता ही नहीं चलेगा, वो एक बॉक्स के अंदर है। तो अगर वो बॉक्स से बाहर निकलेगा, समाज के साथ इंटरेक्शन करेगा, तभी उसका सेल्फ डेवलप हो पाएगा। वो सोसाइटी में जाएगा, सोशल सेटिंग्स को समझने का कोशिश करेगा, उससे इंटरेक्शन करेगा, तभी सेल्फ डेवलप हो पाता है। आप फैमिली को देखे होंगे कि जो माता पिता होते हैं, जैसे कोई बच्चा जन्म होता है, जैसे ही कोई बच्चा जन्म होता है तो माता पिता उसके सामने बार बार उसका नाम लेते हैं। कि मान लीजिए उसका नाम यदि मोहन है तो मोहन, मोहन लल्ला, मोहन बेटा, मोहन बेटा, मोहन बेटा, मतलब रैंडमली उसके सामने उसका नाम पुकारते हैं, जिससे उसको पता चल पाता है कि मैं कौन हूँ, मैं मोहन हूँ। उसको अपने सेल्फ का आइडिया हो जाता है। तो ये चीज़ है। अगर आपसे पूछा जाए कि सेल्फ क्या होता है तो आपका आंसर क्या होगा? तो सेल्फ क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ हु आर यू, आप कौन हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो सेल्फ होता है। जब हम आपसे पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या बोलते हैं? माई नेम इज, मान लीजिए मुझसे पूछा जाएगा तो मैं क्या बोलूँगा? माई नेम इज ब्रिजेश। तो मेरा सेल्फ क्या है? ब्रिजेश है। मुझे आइडिया है कि मैं ब्रिजेश हूँ। तो यही चीज़ है। तो इनका कहना यह है कि जो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है वो शून्य में विकसित नहीं हो सकता। हमारे साथ माता पिता रहते हैं, हमारा सोसाइटी रहती है, कम्युनिटी रहती है, देन उसके साथ हम इंटरेक्शन करके हमारा डेवलप हो पाता है सेल्फ कॉन्सेप्ट का। आपको ये चीज़ समझना है कि इन्होंने अपने थ्योरी में जिस वर्ड को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है तो वो क्या है? इंटरेक्शन, अंतःक्रिया। इनके थ्योरी का जो मेन पॉइंट है इंटरेक्शन, इसी पे आपको चलना है। चलिए, इन्होंने ये भी कहा है कि आप खुद को दूसरे के नज़रिए से कैसे देखते हैं, इसी से आपकी आइडेंटिटी क्रिएट होती है। कि हम खुद के व्यक्तित्व को, खुद के सेल्फ को दूसरे के नज़रिए से देखते हैं। कि आप एक डायलॉग सुने होंगे, आपको बहुत ही अच्छे से याद होगा, लोग क्या कहेंगे। हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो उससे पहले हम यही सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। तो यानी हमारे जो भी एक्शन होते हैं वो दूसरे के नज़रियों को हम देखकर, ध्यान में रखकर ही अपने एक्शंस को निर्धारित करते हैं। तो इनका कहना यही है और इसी से हमारा सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट होती है। समाज के नज़रिए से खुद को देखना, समाज व्यक्ति के लिए दर्पण का कार्य करता है। हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो हमको लगता है समाज क्या कहेंगे, तो समाज को एक शीशा की तरह हम यूज करते हैं। हम समाज के नियमों को झांक कर देखते हैं, हम समाज के नॉर्म्स को झांक कर देखते हैं और उसके हिसाब से ही काम करने की कोशिश करते हैं, उसके विचारधारा के अनुरूप ही। ठंडी का मौसम है, खांसी वगैरह भी हो जाता है। हमारा सेल्फ कंस्ट्रक्ट होता है इन 3 पक्षों से। जो इम्पोर्टेंट है, इन्होंने 3 पक्ष बताए हैं और बोले हैं कि इन्हीं से व्यक्ति का जो सेल्फ है वो कंस्ट्रक्ट होता है, निर्माण होता है। पहले तो हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि लोग हमें कैसे देखते हैं, फिर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, फिर हम खुद को बदलते हैं और इस आधार पर कि समाज हमारे बारे में कैसा सोचता है या सोचता है, हम खुद को अपडेट कर लेते हैं और उसी से हमारा सेल्फ क्रिएट हो जाता है।
इसी को हम थोड़ा और क्लियर रूप से इन 3 स्टेटमेंट के द्वारा समझ सकते हैं, जो अभी ऊपर हमने आपको बोला ये थोड़ा क्लियर रूप में है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। इनके थ्योरी में सब इमेजिन ही हो रहा है। जो हम एक्शन कर रहे हैं वो एक इमेजिनेशन पे बेस्ड है। हम इमेजिन कर रहे हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमको कैसे रिएक्ट करते हैं, हमको कैसे जज करते हैं, और इसी के आधार पे हम खुद को अपडेट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, एक्शन करते हैं। तो इमेजिनेशन करते हैं। लोग सही में क्या सोचते हैं वो चीज़ हमें नहीं पता होती है, बस हम अपने मन में ये अनुमान लगा लेते हैं। तो पहले क्या हो रहा है कि हम इमेजिनेशन करते हैं कि हमें कैसा लगना चाहिए दूसरों के सामने। फिर हम इमेजिन करते हैं कि दूसरे हमें देखकर क्या जजमेंट पास कर रहे हैं, क्या रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, और फिर हम अपने सेल्फ को डेवलप करते हैं उनके जजमेंट के आधार पे। आप देख लीजिएगा कि आप जब मार्केट वगैरह में जाते हैं तो आप अपने आप को बार बार, मान लीजिए आपको देखकर कुछ लोग हंसने लगे, तो आप अपने ऊपर पे ध्यान देंगे कि ऐसा क्या है कि मेरे ऊपर लोग हंस रहे हैं। तो मान लीजिए कोई एक लड़की थी, कोई एक गर्ल्स थी, उसने बहुत ही ज़्यादा मेकअप कर लिया था। क्या कर लिया था? बहुत ही ज़्यादा मेकअप कर लिया था। देन उसका चेहरा पूरा वाइट हो गया था, और जब वाइट हो गया था तो जैसे ही वो मार्केट में इवनिंग टाइप में सब्जी वगैरह लेने निकली, तो जो लोग हैं उसको देखकर थोड़ा सा हंसने लगे, गौर से देखने लगे। जो फीमेल ही थी उसको देखकर ध्यान से ऑब्जर्व करने लगी, नोटिस करने लगी। तो उसने खुद पे ध्यान दिया कि ऐसा क्या है, तो उसने अपने मोबाइल का सेल्फी कैमरा निकाला और खुद को देखा, तो देखा कि आज मेकअप थोड़ा ओवर हो गया है। तो फिर वो जब अगले बार आई, नेक्स्ट टाइम आई मार्केट में, तो वो उसने मेकअप बहुत ही एवरेज किया था, ज़्यादा नहीं किया था। तो लोग हमें कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके हिसाब से हम खुद को अपडेट करते हैं, और इसी प्रक्रिया से हमारा आइडेंटिटी का निर्माण होता है। ये चीज़ आपको समझना है। चलिए, इसके बाद इनके थ्योरी का जो कंक्लूजन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अवर सेल्फ क्रिएट थ्रू वी इमेजिनरी जजमेंट, कि हम इमेजिन करते हैं कि लोग हमें देखकर क्या जजमेंट पास कर रहे हैं, और उसी के हिसाब से हम अपने सेल्फ को क्रिएट करते हैं अपडेट करके। इसके बाद जो इमेजिनरी जजमेंट होता है, ये हम दूसरों के पर्सपेक्टिव को इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या हमें देखकर जजमेंट पास कर रहे हैं। फिर इसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, प्राइमरी ग्रुप्स वो होते हैं जिसमें कि हमारे माता पिता आते हैं, हमारे रिलेटिव आते हैं, हमारे टीचर आते हैं। तो जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं वो क्रूशियल यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इंडिविजुअल के सेल्फ फॉर्मेशन में, इंडिविजुअल के पर्सनालिटी निर्माण में वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपकी एक थ्योरी लगभग ख़त्म हो गई, और अब हम दूसरी थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। जो दूसरी थ्योरी है उस थ्योरी का नाम है जॉर्ज हर्बर्ट मीड यानी जीएच मीड की थ्योरी। इनकी थ्योरी का नाम है आई एंड मी थ्योरी, मैं और मुझे का सिद्धांत, आप हिंदी में यदि जानना चाहते हैं तो इन्होंने अपने थ्योरी में क्या कहा। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो जीएच मीड थे, जॉर्ज हर्बर्ट मीड थे, ये एक अमेरिकन समाजशास्त्री थे, और ये साइको सोशल थिंकर भी थे, यानी इन्हें साइकोलॉजी में भी इंटरेस्ट था, सोशोलॉजी में भी इंटरेस्ट था। इनका जो सिद्धांत है आई एंड मी थ्योरी, ये साइकोलॉजी प्लस बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद और प्रैग्मेटिज्म यानी प्रयोजनवाद से प्रभावित है। तो इनके सिद्धांत में आपको मनोविज्ञान के तथ्य भी देखने को मिलेंगे। व्यवहारवाद यानी एक्शंस पे भी बात होगी, प्रैक्टिकल पे भी बात होगी, प्रैग्मेटिज्म, तो तीनों से इनका जो सिद्धांत है वो क्या है, प्रभावित है। इसके बाद इन्होंने अपने सिद्धांत में बोला क्या है, बताया क्या है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत के द्वारा यह बताने का प्रयास किया कि सेल्फ के निर्माण के लिए इंडिविजुअल में आई जो होता है वो ऑटोनॉमी, और मी जो होता है वो कम्युनिटी, दोनों का होना आवश्यक है। कि जो एक इंडिविजुअल है अगर उसमें आई नहीं होगा और अगर उसमें मी नहीं होगा तो उसका सेल्फ डेवलप नहीं हो सकता। तो एक व्यक्ति में आई का भी होना बहुत ज़रूरी है और मी का होना ज़रूरी है। ये दोनों एक एवरेज में होगा तभी व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण हो सकता है, उसका सेल्फ डेवलप हो सकता है। इन्होंने अपने थ्योरी में यही कंक्लूजन के रूप में बोला है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो मी है वो क्या है, जो हम परसीव करते हैं सोसाइटी से, और जब हमने परसीव कर लिया तो इससे पास्ट के अंतर,
पास्ट के अंतर्गत गिनती किया जाता है, काउंट किया जाता है। और जो आई है, आई क्या है, जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं, जो हम एक्शन करते हैं, तो ये प्रेजेंट प्लस फ्यूचर को इंडिकेट करता है कि हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं और फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आई है वो इंडिविजुअल एस्पेक्ट है और जो मी है वो सोशल एस्पेक्ट है। हम सोसाइटी से जो सीखते हैं, परसीव करते हैं। मी क्या है, हम इंटरनलाइज कर रहे हैं, और आई क्या है कि हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। अभी हम आपको इसके बारे में और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने अपने थ्योरी में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्टेटमेंट दिया है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सेल्फ इज अ सोशल प्रोसेस। इन्होंने सेल्फ को, आइडेंटिटी को सामाजिक प्रक्रिया बोला है। बायोलॉजिकल प्रोसेस यदि आपको एग्जाम में दे तो वो गलत होगा। इन्होंने सीधा सीधा बोला है कि सेल्फ इज सोशल प्रोसेस। हमारा जो सेल्फ है वो हमें सोसाइटी ही सिखाता है, इसलिए इन्होंने बोला सेल्फ इज सोशल प्रोसेस। कैसे सोसाइटी सिखाता है? आप इमेजिन कीजिए कि आप जन्म ले रहे हैं और जन्म लेने के बाद से ही, जन्म से लेकर एडल्टहुड तक पूरा आप कहाँ पे हैं? रेगिस्तान में ही हैं। पूरा रेगिस्तान में आपका जीवन बीता, वहीं पे बड़े हुए। तो क्या आपको कुछ आएगा? रेगिस्तान में तो कोई रहता ही नहीं है, डेजर्ट में पूरा पूरा खाली होता है। तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, आपका बिल्कुल भी समाजीकरण नहीं हो पाएगा, आपको अपने सेल्फ का आइडिया नहीं रहेगा। तो ये इसीलिए ये कहते हैं कि अगर हमें सेल्फ डेवलप करना है तो हमें समाज से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं अगर रेगिस्तान में जन्म के बाद बड़ा हुआ हूँ तो मुझे अपने सेल्फ का आइडिया नहीं रहेगा, तो इसलिए सेल्फ इज सोशल प्रोसेस। इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि हमारे सेल्फ के निर्माण में जेस्चर्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। हमें कुछ इशारे, कुछ संकेत का नॉलेज होता है, हम सीखते हैं लोगों से, तभी हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। हम कम्युनिकेट रिटेन के माध्यम से करते हैं, स्पोकन के माध्यम से करते हैं, इंडिकेटर यानी कि जो संकेत होते हैं इशारों के माध्यम से करते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को सीख के ही हमारे सेल्फ का भी निर्माण हो जाता है। अगर हम कम्युनिकेट करना न सीखें, हमें जेस्चर्स का ज्ञान न हो, वो दूसरों से हम न सीखें, अपने माता पिता से, अपने रिलेटिव से, अपने टीचर से, तो हमारा सेल्फ डेवलप नहीं हो पाएगा। जैसे कि हमसे कोई हाय बोलता है तो हम उससे हेलो बोलते हैं। अगर हम किसी को, हमें कोई कांग्रेस बोलता है, कांग्रेस, तो हम उसे थैंक यू बोलते हैं। तो इस समय में इशारे पते होते हैं, तभी हम एक सामाजिक प्राणी बन पाते हैं, हम लोगों से इंटरेक्शन कर पाते हैं। तो इसी के माध्यम से हमारा सेल्फ डेवलप होता है, ऐसा कहना है GH मीट का। फिर इसके बाद इन्होंने सिग्निफिकेंट सिंबल्स के बारे में भी बोला है कि जो सिग्निफिकेंट सिंबल्स होते हैं इसके माध्यम से भी हमारा सेल्फ डेवलप होता है। जो महत्वपूर्ण प्रतीक हैं, ये जब तक हमें मालूम ना हो तो हमारा सेल्फ डेवलप नहीं हो सकता। सिग्निफिकेंट सिंबल्स क्या है? की ऑफ इंटरेक्शन, जिससे हम अंतःक्रिया कर पाते हैं, दूसरे लोगों से बातचीत कर पाते हैं, जुड़ पाते हैं, उनको समझ पाते हैं। तो उसका की है सिग्निफिकेंट सिंबल। सिग्निफिकेंट सिंबल यहाँ पे लैंग्वेज को बोला जा रहा है कि हमें भाषा हम सीखते हैं जन्म के बाद, और तभी हम उसी भाषा के द्वारा ही लोगों से बात कर पाते हैं, लोगों की बातों को समझ पाते हैं। तो जो आदान प्रदान वाली प्रक्रिया है ये भाषा को समझने के बाद ही हो पाती है। अगर हमें भाषा का ज्ञान ना हो तो हम लोगों की बातों को नहीं समझ पाएंगे और हमारा सेल्फ का निर्माण नहीं हो पाएगा। जितना नॉलेज है बस उतना पे ही हमारा चीज़ें रुक जाएगा। तो इसलिए ये बोलते हैं कि सिग्निफिकेंट सिंबल यानी लैंग्वेज का बहुत ही क्रूशियल रोल होता है और ये लैंग्वेज वो वाला लैंग्वेज है जिससे ह्यूमन इंटरेक्ट करता है लोगों के साथ, यानी मानवीय भाषा। एनिमल लाइफ जो होता है, आप जानवरों के जीवन को देखिएगा, उनके जीवन में व्यापक भाषा नहीं होती है। वो एक दो साउंड जानते हैं, उसी को बार बार बोलते हैं, तो व्यापक भाषा नहीं होती है। इसलिए उनका जो सेल्फ भी होता है वो थोड़ा डाउन होता है। उन्हें मानवीय जो विवेक होता है, जो विजडम होता है, वो उनके पास नहीं होता है। वो कोई भी चीज़ कहीं भी कैसे भी कर देते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं होता है। इसके बाद वो बोलते हैं कि सिग्निफिकेंट अदर एंड जनरलाइज्ड अदर के बारे में वो बात करते हैं कि इनके माध्यम से भी हमको आइडेंटिटी मिलती है, हमारा सेल्फ डेवलप होता है।
तो इनके बारे में भी ये बोलते हैं। तो सिग्निफिकेंट अदर एंड जनरलाइज्ड अदर को समझने के लिए सबसे पहले हमें इनके 3 स्टेजेज को समझना होगा, और इनके जो 3 स्टेजेज हैं वो सेल्फ डेवलपमेंट के हैं। इन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट के 3 स्टेजेज बताए हैं, और इनका कहना है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में कुछ चीज़ें सीखते जाते हैं हम, और उसी के द्वारा हमारे आइडेंटिटी का निर्माण होता है। एक सर्टेन टाइम में सर्टेन चीज़ें सीखते हैं, और इसी क्रम में 3 स्टेजेज होते हैं। 3 स्टेज में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, और उसी से हमारा आइडेंटिटी निर्माण हो जाता है। तो जो सबसे पहला स्टेज इन्होंने बताया है वो है प्रिपरेटरी स्टेज, इमिटेटिव स्टेज भी इसे हम बोलते हैं। इसमें जो बच्चे होते हैं, जो किड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। इन्हें मीनिंग का कोई पता नहीं होता है, इन्हें मीनिंग से कोई मतलब नहीं होता है कि उसका मीनिंग क्या है। अगर सामने वाला हंस रहा है तो बच्चा भी उसको देख के क्या करेगा, हंसेगा। तो वो क्यों हंस रहा है इससे उनको कोई लेना देना नहीं होता है, बस उनको नकल करने से मतलब होता है। तो ये क्या करते हैं, इस टाइम में प्रिपरेशन ऑफ इंटरेक्शन इसको बोल सकते हैं, कि जो किड्स होते हैं वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं इंटरेक्शन करने की। इसे हम सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग नहीं बोलेंगे, यानी वो मीनिंग को बच्चा नहीं समझता है, सिर्फ नकल करने की कोशिश करता है। ये जो प्रिपरेटरी स्टेज या इमिटेटिव स्टेज इन्होंने बताया है, इसका अवधि इन्होंने बोला है जन्म से 2 साल तक के बच्चों के साथ ये चीज़ होता है। फिर इसके बाद इन्होंने जो दूसरा स्टेज बोला है वो दूसरा स्टेज है प्ले स्टेज। प्ले स्टेज में 2 से 6 साल के बच्चे आते हैं, और इसमें इन्होंने क्या बोला है कि रोल प्लेइंग होता है, बाल्यावस्था का ये काल होता है, और इसमें बच्चा क्या है कि रोल को प्ले करना सीखता है, यानी किसी एक भूमिका को निर्वाह करने का कोशिश करता है, उसके जैसा बनने की कोशिश करता है। जैसे कि आप बचपन में देखे होंगे चोर पुलिस खेलना, तो जब हम चोर पुलिस बचपन में खेलते थे तो हम सच में तो चोर बन नहीं जाते थे, हम सच में तो पुलिस बनते नहीं थे, बस चोर पुलिस का एक आइडिया पता था कि चोर पुलिस को पकड़ता है, पुलिस चोर को पकड़ता है, थोड़ा सा पता था, पूरा रियल मीनिंग नहीं पता था, एकदम नॉर्मल सा नॉलेज पता था, और उसी के आधार पर हम रोल को प्ले करते थे। उसी प्रकार का गुड्डा गुड्डी की शादियां लड़कियां कराती थी, तो उनको भी सब कुछ पता थोड़ी ना रहता था पूरा शादी कैसे होता है, लेकिन थोड़ा सा पता था, तो उसके हिसाब से वो रोल को प्ले करती थी। तो इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा रोल को प्ले करता है, लेकिन जब वो रोल को प्ले करता है तो रोल का क्या रियल मीनिंग है एकदम व्यापक तरीके से वो उनको पता नहीं होता है। और वो जिसका रोल प्ले करता है इस स्टेज में वो ज़्यादातर सिग्निफिकेंट पीपल का रोल होता है, यानी कि उसके आसपास में जो लोग रह रहे हैं, जैसे उसके माता पिता हो गए, उसके शिक्षक हो गए। कई बारी आपने देखा होगा कि स्कूल में जब हमारे टीचर चले जाते थे, यानी जैसे लंच की घंटी लगी और टीचर बाहर गए, तो हम क्या करता था, हम ही लोग में से कोई बच्चा टीचर बन के ब्लैक बोर्ड के सामने होकर कहने लगता था, शांत रहो, आज हम लोग तुमको पढ़ाने वाले, मतलब अपने टीचर का मिमिक्री करने लगता था, अपने टीचर का रोल प्ले करना लगता था। ऐसा बच्चे टीचर का मजाक उड़ाने के परिपेक्ष से भी करते थे, तमाम दृष्टिकोण से करते थे। तो आप देखे होंगे कि इस स्टेज में रोल प्ले जो होता है वो कॉमन होता है, और जो बच्चा रोल प्ले करता है वो सिग्निफिकेंट पीपल का रोल प्ले करता है, जैसे कि टीचर हो गया, फैमिली हो गया। लेकिन उसमें इस स्टेज में उसे रियल जो रोल जिस रोल को वो प्ले कर रहा है उसका रियल पर्सपेक्टिव उसे पता नहीं होता है। इसके बाद जो GH मीड हैं वो तीसरा स्टेज बताए हैं गेम स्टेज। ये 7 साल से एबव होता है, 7 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे आते हैं वो इस स्टेज में आते हैं। इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, रोल टेकिंग करने लग जाता है, वो रोल को टेक करने लगता है, यानी रोल का रियल मीनिंग उसे पता लग जाता है, वो रोल के रियल मीनिंग को रियलाइज करने लगता है। और इस स्टेज में वो सिग्निफिकेंट अदर एंड जनरलाइज्ड अदर दोनों से इंटरेक्शन करता है, और इस स्टेज में दोनों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। आप सुने होंगे कि आप एवरेज होते हैं कुछ लोगों का जिनके आसपास आप रहते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि आपकी पर्सनालिटी, जो आपका व्यक्तित्व है वो कैसा है, तो आप बोलेंगे कि जो मेरा व्यक्तित्व है वो मेरे माता पिता के अनुसार है, मेरे बड़े भैया के अनुसार है, मेरे शिक्षक ने मुझे जो सिखाया है उसी प्रकार से आज मेरा व्यक्तित्व दिखता है। मैंने खुद एक वीडियो में स्टेटमेंट दिया था, चैनल के शॉर्ट वाले सेक्शन में अपलोड है, वो वीडियो होता तो मैं अभी आपको सुना सकता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अभी है नहीं। लेकिन आप शॉर्ट में जाइएगा, आप देख लीजिएगा। मैंने उसमें बोला था कि आज मेरे व्यक्तित्व में जो कुछ भी दिखता है, आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी आपको इतना पढ़ा पाता हूँ, वो मेरे गुरुओं की देन है।
मुझे गुरुओं ने ही जो सिखाया है वही मेरे व्यक्तित्व में आज दिखता है। तो हम एवरेज होते हैं जिनके आसपास हम होते हैं। तो ये चीज़, तो गेम स्टेज में क्या होता है, हम रोल को टेक करने लगते हैं, और जब हम रोल को टेक करने लगते हैं तो इसी से हमें अपने सेल्फ का अच्छे से आइडिया हो जाता है। जनरलाइज्ड अदर कौन है, सिग्निफिकेंट अदर कौन है, और अच्छे से हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए सिग्निफिकेंट अदर रोल प्ले स्टेज में ही हमारे जीवन में आ जाते हैं और हम उनसे इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। सिग्निफिकेंट अदर प्रिपरेटरी स्टेज में भी होते हैं, लेकिन उससे हम अच्छे से इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं। तो रोल प्ले वाले में सिग्निफिकेंट अदर का एंटर हो जाता है, वहीं से वो हमारे जीवन पर प्रभाव डालने लगते हैं और हम उनसे इंटरेक्शन भी करते हैं। सिग्निफिकेंट अदर का मतलब है वे लोग जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं। तो कौन महत्व रखता है, हमारे फैमिली, माता पिता, सिबलिंग्स, मेंबर, बेस्ट फ्रेंड, रिलेटिव, टीचर, ये सबको हम अपने जीवन में महत्वपूर्ण मानते हैं। ये लोग जो बोलते हैं उस पर हम नोटिस करते हैं। प्ले स्टेज में जान जाते हैं हम इनके बारे में और इनसे हम इंटरेक्शन भी करते हैं। ये इंडिविजुअल के सेल्फ को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। भाई जो हमारा सेल्फ होगा वो हमारे माता पिता और शिक्षक ने मुझे जो सिखाया है वैसा ही होगा। अब हम ऐसे तो बनेंगे नहीं कि जो हमारे दूर के फूफा जी थे उन्होंने मुझे क्या सिखाया तो हम बने, लेकिन ये भी मतलब आ जाएंगे। इसी में हम थोड़ा और उदाहरण बदल देते हैं कि जो हमारे यहाँ दूध देने आता है, जो फेरी वाला कभी कपड़ा बेचने आ जाता है, हम उसके जैसा तो बनेंगे नहीं। या मार्केट में जब हम जाते हैं तो कोई सब्जी बेचता है तो उसके जैसा तो हम बनेंगे नहीं। हमारे इंडिविजुअल पे जिसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा वो उनका रहेगा जिनके साथ हम प्रतिदिन इंटरेक्शन करते हैं, ज़्यादा टाइम बिताते हैं, तो वो लोग होंगे। चलिए इसके बाद जनरलाइज्ड अदर जो है वो क्या है, ये हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा करीबी नहीं होते हैं, इनसे रोज़ बातचीत नहीं हो पाती है, कभी कभी मिल लेते हैं, कभी कभी बात हो जाती है, तो इनका हमारे जीवन पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। लेकिन आइडेंटिटी इन्हीं से हमको मिलता है। जो रोल का रियल मीनिंग है ये हम अपने सिर्फ घर में रहकर पता नहीं लगा सकते। हम घर से बाहर निकलते हैं, अलग अलग प्रकार के लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है, अलग अलग परिस्थितियों में हम जीते हैं, तब जाके हमें जीवन का असली मतलब पता चल पाता है। गेम स्टेज में इनसे हम इंट्रोड्यूस हो जाते हैं जनरलाइज्ड अदर से। इनसे इंटरेक्ट करने पर ही इंडिविजुअल का सोशल आइडेंटिटी क्लियर हो पाता है, ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे आइडेंटिटी पे सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है तो सिग्निफिकेंट अदर, लेकिन सोशल आइडेंटिटी क्लियर किसके द्वारा होता है तो वो जनरलाइज्ड अदर के द्वारा होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो इन्होंने बोला कि हमारा जो सेल्फ निर्माण होता है वो आई और मी से निर्माण होता है। अगर इनमें से कोई भी एक भी मिस हो जाए तो हमारा जो सेल्फ है वो बेहतर ढंग से नहीं बन पाएगा। तो देखिए आई क्या है, आई को हम इंडिविजुअल रिस्पॉन्स बोल सकते हैं, जो हम व्यक्तिगत प्रतिक्रिया देते हैं उसे हम आई बोल सकते हैं। आप कई बार सुने होंगे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुम मुझे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ तुमको पता नहीं है। तो जैसे ही हमने मैं शब्द बोल दिया तो व्यक्तिगत हो गया कि हम क्या सोच रहे हैं, मेरा खुद का क्या मानना है, तो इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स हो गया, इंडिविजुअल रिस्पॉन्स हो गया। और जो मी है वो क्या है, सोशल एस्पेक्ट्स है। आप मुझे जानते नहीं हैं, तो जो समाज आप मुझे जानते नहीं हैं, तो मतलब एक समाज को बताया जा रहा है कि मेरा एक जनाधार है, आप मुझे नहीं जानते हैं। तो एक सोशल एस्पेक्ट है, जो सोसाइटी से हमने परसीव किया हुआ है, जो समाज से हमने सीखा हुआ है, उससे हमारा मी बना है। इसके बाद जो आई होता है वो रियल सेल्फ होता है, यानी कि बैक स्टेज, पर्दे के पीछे हम क्या करते हैं वो आई होता है। जैसे कि हम अपने पर्सनल रूम में हैं, ठीक, आपके घर में आपका पर्सनल रूम होगा, आप उसमें रहते होंगे, आपके साथ कोई नहीं होता होगा, तो आप कुछ भी कर लेते होंगे, किसी भी प्रकार की फिल्में देख लेते होंगे, किसी भी प्रकार का गाना सुन लेते होंगे, अपने बॉयफ्रेंड से बात कर लेते होंगे, अपनी गर्लफ्रेंड से आप बात कर लेते होंगे, यानी कोई भी सीक्रेट प्राइवेट काम आप कर लेते होंगे, क्योंकि आप बैक स्टेज में हैं, पर्दे के पीछे हैं, तो वो आपका आई है। अब मी क्या है, वो सोशल सेल्फ है, इसे फ्रंट स्टेज भी कह सकते हैं। फ्रंट स्टेज क्या कि आप स्कूल के कक्षा में बैठे हुए हैं, अब स्कूल के कक्षा में बैठे हुए हैं, आपके सामने आपकी मैम हैं, आपके सामने बहुत सारे आपके क्लासमेट्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, तो चपरासी भी अगल बगल कहीं हैं, तो आप ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे जो चीज़ें मतलब कि प्राइवेट रूप में की जाती है। आप कोई भी ऐसा चीज़ नहीं, आप समाज के मानदंडों को, समाज के विचारधारा को ध्यान में रखकर, स्कूल के जो नॉर्म्स हैं, स्कूल का जो रूल एंड रेगुलेशंस है, उसको ध्यान में रखकर ही काम करेंगे।
जैसे कि अगर आपका मन किया कि चलो भैया पहली घंटी लगी है पढ़ने की और अभी लंच निकाले और खा लिए, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्कूल में हैं आप, वहाँ पे जो नियम है वो आपको फॉलो करना होगा। लंच की घंटी लगेगी तो आपको खाना खाना है, लेकिन आप अपने रूम में हैं तो कभी भी खाना खा सकते हैं, तो आपका आई है। और स्कूल में जब आप लंच नहीं कर पा रहे हैं वो आपका मी है। इसके बाद जो आई होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अकेले में हैं, बैक स्टेज में हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए आई को बैक स्टेज और मी को फ्रंट स्टेज जिसने कहा है वो गोफमैन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई जो है अनप्रेडिक्टेबल है, इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। जब हम अकेले में होते हैं तो हम कुछ भी कर लेते हैं। और मी जो है प्रेडिक्टेबल है। मी जब हम समाज के सामने होते हैं तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये बंदा इस प्रकार से कर सकता है। सामाजिक मानदंडों के अनुसार ही आदमी काम करेगा। जैसे कि एक बारात है, जैसे एक आप विवाह फंक्शन में जाते हैं, एक शादी वाले कार्यक्रम में जाते हैं, तो जैसे ही आप प्रवेश करते हैं घर में, तो वहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं वो ये अनुमान लगा लेते हैं कि जैसे ही आप आएंगे तो आप उनके आकर पैर छुएंगे, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं। तो ये उनका अनुमान ये सही है, क्योंकि भाई सामाजिक मानदंडों के हिसाब से ही वहाँ पे आप एक्शन करेंगे। तो इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है। आई को हम बोल सकते हैं कि कुछ भी कैसा भी हो सकता है, लेकिन मी में कुछ भी कैसा भी नहीं हो सकता है। जो समाज के नियम है, जो समाज का पर्सपेक्टिव है, उसी के हिसाब से हम एक्शन करते हैं। आई जो है सब्जेक्टिव है, यानी कि सब्जेक्ट है, आपका अपना पक्ष है। और जो मी है वो ऑब्जेक्ट है, जो बैकग्राउंड में जो लोग आपके पीछे खड़े हैं आप उनके हिसाब से सोचकर काम कर रहे हैं। आप दूसरों के पर्सपेक्टिव से जब बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं, बिहेवियर को रेगुलेट कर रहे हैं, तो वो आपका मी है। आई जो है आप इसमें रिस्पॉन्स करते हैं, ये प्रेजेंट आप करते हैं दूसरों को इसमें। और जो मी है इसमें आप परसीव करते हैं, इंटरलाइज करते हैं दूसरों के एटीट्यूड को। तो आई होप आप जीएच मिड का सिद्धांत समझ गए होंगे। जो अगला सिद्धांत है वो सिगमंड फ्रायड का है, सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी इसे हम बोलते हैं। और इस थ्योरी में इन्होंने क्या बोला है, इससे पहले हम आपको बता दें, जो सिगमंड फ्रायड थे ये फादर ऑफ साइको एनालिसिस या साइको एनालिसिस्ट बोले जाते हैं, यानी ये मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं। इन्होंने इस थ्योरी में बताने की कोशिश क्या की थी कि जो हमारा बॉडी है, जो हमारा शरीर है, हमारे लाइफ में अन्य लोगों की तुलना में सेक्सुअल डेवलपमेंट कैसा होता है उसी पर निर्भर करता है समाजीकरण। हमारे लाइफ में किस प्रकार से सेक्सुअल डेवलपमेंट हो रहा है, यानी जो सेक्स से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं उनको कितना हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कितना सीख पा रहे हैं और कितना वो चीज़ हमारे जीवन में एग्जिस्ट कर रहा है, वही निर्धारित करता है कि हमारा सोशलाइजेशन किस स्तर का है। ये ऐसा कहते हैं। इन्होंने कुछ चीज़ों पे चर्चा की, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ह्यूमन बींग जानते होंगे, मानव प्राणी और एनिमल यानी जानवर। तो एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं इंसेस्ट टैबू जिसका का हिंदी में पर्याय होता है अनाचार निषेध। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, यह एक प्रकार का सांस्कृतिक नियम या मानदंड है जो एक ही परिवार के कुछ सदस्यों के बीच यौन संबंधों को प्रतिबंधित करता है। आप देखे होंगे जो मानव हैं वो किसी के साथ भी सेक्स नहीं करते हैं, जैसे कि ब्रदर सिस्टर के साथ सेक्स नहीं कर सकते हैं, पेरेंट्स अपने डॉटर के साथ नहीं कर सकते हैं। ये अनुबंध होता है, मतलब कि मना होता है। मानव इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करता है। लेकिन आप देखे होंगे कि जो जानवर होते हैं उनमें इंसेस्ट टैबू नहीं होता है। ये किसी के साथ भी सेक्स कर लेते हैं। जब एक जानवर बड़ा हो जाता है तो उसे कोई पता नहीं होता है कि मेरी माँ कौन है, मेरा पिता कौन है, वो उसको जो मिला उसके साथ वो सेक्स कर लेता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ होता है मोरालिटी के कारण। जो हम इंसान हैं, हमारे अंदर मोरालिटी है, यानी नैतिकता है, हमें नैतिक ज्ञान पता है कि जो ब्लड रिलेशन होता है उसमें सेक्स नहीं किया जा सकता है, उसमें विवाह नहीं होते हैं, सेक्सुअल क्रियाएं नहीं होती हैं। तो ऐसा मोरालिटी के कारण होता है। तो जो सिगमंड फ्रायड महोदय थे उनको मोरालिटी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आया, और जब उनको मोरालिटी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा तो वो उसको एक्सप्लेन करना चाहे। तो इनके जो सिद्धांत हैं इसमें आपको मोरालिटी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। इनका जो सिद्धांत है वो मोरालिटी के ऊपर, प्लेजर के ऊपर बेस्ड है। प्लेजर एंड मोरालिटी के बीच को लेकर जो विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं बेसिक रूप से इसी चीज़ को इन्होंने बताया है।
इनके सिद्धांत को समझने से पहले हमें एक चीज़ ये समझना पड़ेगा कि पर्सनालिटी रिलेटेड इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं, ईड, ईगो, सुपर ईगो। ये जो 3 चीज़ें बताए हैं, ईड, ईगो, सुपर ईगो, ये क्या होता है ये हमें जानना होगा। जो ईड होता है वो क्या होता है, बेसिक ड्राइव्स के लिए कार्य करता है। जैसे कि बेसिक ड्राइव्स क्या होते हैं, हंगर हो गया, सेक्स हो गया। तो अगर मान लीजिए कि हमें भूख लगती है, हमें बहुत ज़्यादा सेक्स की इच्छा होती है, तो ये जो भूख है, जो सेक्स है, ये हमें क्या देते हैं, ये हमें प्लेजर देते हैं। तो जो ईड है वो प्लेजर के लिए कार्य करता है, आनंद के लिए कार्य करता है। यानी कि हमें भूख लगेगी, हमें सेक्स लगेगी, तो हमें किसी भी हाल में चाहिए, इनको प्लेजर के लिए मतलब होता है, बस प्लेजर मिल जाए। इनके लिए जो मोरल वैल्यू होता है वो बहुत ही डाउन होता है मोरल वैल्यू। ये मोरल वैल्यू की बात भी करते हैं लेकिन उसको लागू करने में बहुत ही कमज़ोर होते हैं। ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेंगे लेकिन जब मौका आएगा प्लेजर पाने का तो ये प्लेजर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मोरल वैल्यू उस समय साइड में चली जाती है। यानी जैसे भूख लगने की बात है तो एक ऐसा भी खाना, कहीं भी खाना खा लेंगे, इनको कोई मतलब नहीं है। सेक्स करने की बात है तो ये आसानी से किसी के साथ भी सेक्स कर सकते हैं। यानी इन्हें प्लेजर से मतलब है, इनको प्लेजर चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। तो ये चीज़ है। तो इनका जो मोरल वैल्यू होता है वो थोड़ा डाउन होता है। अब हम बात करते हैं सुपर ईगो की। सुपर ईगो क्या होता है, ये मोरल प्रिंसिपल पे कार्य करता है। इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं, जिन व्यक्तियों में सुपर ईगो होता है उनमें मोरल प्रिंसिपल की उपस्थिति भी होती है। यानी उनके अंदर मोरल प्रिंसिपल होते हैं और उन्हें वो लागू भी कर पाते हैं। जब आती है परिस्थिति मोरल प्रिंसिपल्स को अपने व्यवहार में लाने की तो वो पूरी तरीके से इसको व्यवहार में लाते हैं। तो मोरल प्रिंसिपल इनके अंदर स्ट्रॉन्ग रूप से विद्यमान होता है और उसके लिए वो कार्य भी करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं महात्मा गांधी जी। कुछ भी हुआ वो सत्य को कभी नहीं छोड़े। उन्होंने जीवन पर्यंत अहिंसा के लिए कार्य किया और अहिंसा का ही उपदेश भी दिया। तो उनके अंदर जो मोरल प्रिंसिपल थे उसके लिए उन्होंने बहुत ही जीवन भर काम किया। मदर टेरेसा को भी आप अहिंसा के लिए याद कर सकते हैं। जो सेवा एक धर्म होता है, ये इनके मोरलिटी में शामिल था। तो ये सेवा धर्म के लिए अपना पूरा जीवन त्याग देती हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो ईड है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे कार्य करता है और जो सुपर ईगो है वो मोरल प्रिंसिपल पे कार्य करता है। अब आप पूछेंगे कि सर ईगो क्या होता है। तो जो ईगो होता है, ये ईगो दूसरा ईगो है, वो वाला ईगो नहीं कि आप ईगो में मत आओ, ऐसा वाला ईगो नहीं। ये ईगो मतलब क्या है कि जब ईड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस स्थापित हो जाता है, जब ईड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस स्थापित हो जाता है तो उसे हम ईगो बोलते हैं। कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर न तो बहुत ज़्यादा ईड है, न बहुत ज़्यादा सुपर ईगो है, न तो बहुत ज़्यादा उसको प्लेजर चाहिए, न बहुत ज़्यादा वो मोरल है। यानी बीच बीच में है बिल्कुल। थोड़ा सा प्लेजर के लिए भी काम करता है, थोड़ा सा मोरल पे को भी अपने व्यवहार में लाता है। बैलेंस दोनों के बीच में इसने कर रखा है, तो इसके अंदर ईगो है। तो जिस व्यक्ति के अंदर ईगो होगा वो ईड और सुपर ईगो का बैलेंस होगा उसके अंदर, और जिसके अंदर ईड बहुत ज़्यादा होगा वो प्लेजर के लिए कार्य करेगा, जिसके अंदर सुपर ईगो है वो मोरल प्रिंसिपल के लिए कार्य करेगा। ईगो का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, शुगर है, तो जब उसके सामने आइसक्रीम आता है तो वो कहता है कि एक दिन एक आइसक्रीम खा लेने से भैया मुझे शुगर हो नहीं जाएगा, चलो एक दिन एक आइसक्रीम खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हुआ कि ये बहुत ज़्यादा ना तो मोरल है ना बहुत ज़्यादा प्लेजर के लिए। रोज़ आइसक्रीम नहीं खा रहा है लेकिन एक दिन इसके सामने आ जा रहा है तो ये खा ले रहा है, एक दिन के लिए मोरल प्रिंसिपल को साइड में रख सकता है। तो ये चीज़ है। इस प्रकार के व्यक्ति न ज़्यादा मोरल होते हैं, न ज़्यादा प्लेजर के लिए कार्य करते हैं। तो ये रियलिटी प्रिंसिपल पे कार्य करता है, ये रियलिटी बेस्ड एक्टिविटीज करते हैं। तो फाइनली हमें ये समझना होगा कि जो ईड है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे कार्य करता है, जो ईगो है वो दोनों के बीच में बैलेंस होता है। ईड और सुपर ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे कार्य करता है और जो सुपर ईगो है वो मोरल प्रिंसिपल पे कार्य करता है। फिर इसके बाद इन्होंने सेक्सुअल स्टेजेज बताए हैं डेवलपमेंट के, कि किसी भी व्यक्ति का जो विकास होता है, किसी भी व्यक्ति का जो विकास होता है उसके कुछ स्टेजेज हैं। क्या हैं? कुछ स्टेजेज हैं और वो सेक्सुअल स्टेजेज बताया गया है कि सेक्सुअल स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, कि उनका सेक्स कैसे कैसे डेवलप होता जाता है और उसी से उनका व्यक्तित्व भी डेवलप होता है।
तो ये बोलते हैं शुरू में इनका कुछ हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा कि ये स्टेजेज किस आधार पे इन्होंने बताया है। अगर हम आपसे पूछे कि जो किड्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो क्या सेक्स करते हैं, तो आप बिल्कुल आंसर देंगे कि नहीं सर, वो कैसे करेंगे। तो इनका जो मतलब था, सेक्सुअल डेवलपमेंट्स इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेक्स, इट्स अबाउट प्लेजर। सेक्सुअल डेवलपमेंट का यह मतलब नहीं है कि वो सेक्स के बारे में बोल रहे हैं, ये प्लेजर के बारे में बोल रहे हैं कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में उनको सर्टेन चीज़ों के माध्यम से प्लेजर मिलता है और सर्टेन टाइम पीरियड में वो उसी चीज़ को जानते हैं। सर्टेन एज में प्लेजर सर्टेन बॉडी पार्ट से मिलता है, इनका कहना है, और इसी का बेस लेकर उन्होंने अलग अलग यौन विकास की अवस्थाएं बताई कि अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार से उनके अंदर यौन विकास हो पाता है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसकी जो बॉडी है, तो उसके बॉडी में जोन होता है, अलग अलग जोन होता है जहाँ से उसको प्लेजर मिलता है। और जिस जोन से हमारे बॉडी में जिस जोन से हमें प्लेजर मिलता है, उस जोन को बोलते हैं इरोजेनस जोन। ये जोन हमें प्लेजर देते हैं, जैसे कि जो हमारे जननांग हैं, जिसे कि हम प्राइवेट पार्ट बोलते हैं, तो इससे हमें प्लेजर मिलता है। और गैर जननांग अंग भी इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि हमारा माउथ हो गया, और भी गर्दन, कंधा, जो भी है सब आ जाएंगे इसमें। तो ये चीज़ है, तो जो हमें प्लेजर देते हैं वो जोन इरोजेनस जोन बोले जाते हैं। और इनका यही कहना है कि जो अलग अलग स्टेज हैं, इसमें अलग अलग जोन के बारे में हमें नॉलेज होता है, अलग अलग जोन हमारा एक्टिव होता है और उसी के माध्यम से हमारा विकास हो पाता है। तो जो इन्होंने पहला स्टेज बताया है वो है ओरल स्टेज, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं मुखावस्था। ये जन्म से 1 वर्ष तक के बच्चों में पाया जाता है। जन्म से 1 वर्ष तक के बच्चों में ये विकास होता है। जब बच्चे जन्म से 1 वर्ष के होते हैं तो उनका जो माउथ रीजन होता है वो उन्हें प्लेजर देता है, जो उनका मुख होता है। आप देखे होंगे कि जो जन्म से 1 वर्ष के बेबी होते हैं, चाइल्ड होते हैं, उनका हंगर मिटना चाहिए, उनकी जो भूख है वो मिटना चाहिए, अन्यथा वो रोना बंद नहीं करेंगे। अगर उनका भूख मिट जाएगा तो वो रोना बंद कर देंगे, अगर उनका भूख लगी है तो रोने लगेंगे। तो मुंह से ही सारा काम करते हैं। तो किड्स जो होते हैं उनको इस एज में, इस अवस्था में मदर मिल्क चाहिए होता है, माँ का दूध चाहिए होता है। बाद शरीर के अन्य भागों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। मुख के अलावा उसको अपने शरीर के जितने भी अंग हैं उसका कोई नियंत्रण उस पे बच्चे का नहीं होता है, सिर्फ उसका जो मुख है वही सक्रिय होता है इस अवस्था में। तो जो उसका माउथ रीजन है वही उसे प्लेजर देता है। तो इस अवस्था में उसके मुख का विकास होता है। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि उससे बॉवल, ब्लैडर यानी पोटी, सुसु, ये सब का किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, वो कहीं भी कभी भी सुसु कर देता है। इस अवस्था में आप देखते होंगे कि अगर आप उसके मुख में अपनी उंगली दे दिए, फिंगर दे दिए, तो उसे भी वो चूसने लगता है। तो उससे बस जो माउथ रीजन है वही उसका सक्रिय होता है और इस अवस्था में उसके माउथ रीजन का ही विकास हो पाता है। इसके बाद जो दूसरा स्टेज उन्होंने बताया है वो बताया एनल स्टेज, जिसे कि हम हिंदी में गुदा अवस्था बोलते हैं। ये 1 से 3 साल के बच्चों में ये विकास पाया जाता है। इस अवस्था में क्या होता है कि जो पेरेंट होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वो बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग देने लगते हैं कि देखो जब तुम्हें पोटी लगे, जब तुम्हें सुसु लगे तो कहीं भी पैंट में ही मत कर देना, तुम्हें बाथरूम जाना है पैंट करके, मतलब अपना सुसु वगैरह करना, इस प्रकार से तो टॉयलेट ट्रेनिंग वो देने लगते हैं। जब वो बोलते हैं कि जब भी बाथरूम जाने की इच्छा हो बेटा हमें बताना और हम तुम्हें बताएंगे कैसे बॉयल करना है, ब्लैडर कैसे करना है। तो बच्चों को ये जब बच्चे सीख जाते हैं तो उन्हें ये पता चल जाता है कि अब हम सुसु पोटी पे हमारा कंट्रोल हो गया है, जब हमें इच्छा होगी तभी ऐसा हम कर सकते हैं, अपने मन से कर सकते हैं। तो इस चीज़ को सोच के बच्चे बड़ी खुश होते हैं, बच्चों को आनंद आता है कि अब इस चीज़ पर उनका नियंत्रण है। तो एनल स्टेज में जो उनका जहाँ से वो सुसु पोटी करते हैं उस पे उनका कंट्रोल होता है और इस चीज़ को वो कर कर बहुत ही उन्हें प्लेजर मिलता है। तो इस अवस्था में उनका इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग उनको हो जाती है। जो तीसरा स्टेज है इसे हम कहते हैं फैलिक स्टेज, जिससे कि हिंदी में हम कहते हैं लैंगिक अवस्था। ये 3 से 6 साल के बच्चों में ये विकास होता है। जो फैलिक है वो फैलस वर्ड से आया हुआ है। फैलस का जो मीनिंग होता है वो रिप्रोडक्टिव आर्गन से इसको रिलेट किया जाता है। रिप्रोडक्टिव आर्गन मतलब जो हमारा प्राइवेट पार्ट होता है। अगर मेल के अंदर देखें तो पेनिस होता है और फीमेल के अंदर देखें तो वैगिना होता है।
तो इस स्टेज में मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट की अंडरस्टैंडिंग बनने लगती है। उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाता है, वे ये जान जाते हैं कि अलग अलग जेंडर में अलग अलग प्राइवेट पार्ट होता है। और इसी अवस्था में जो मेल होते हैं उनके अंदर ओडिपस कॉम्प्लेक्स सक्रिय होता है और इसी के कारण वो अपने से अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन फील करते हैं। तो जो लड़के होते हैं वो अपने माता की तरफ आकर्षित होते हैं, वो अपने मम्मी की तरफ आकर्षित होते हैं। ये आकर्षित आप दूसरा वाला मत समझिएगा, ये आकर्षित का मतलब ये है कि वो अपने दोस्तों से बताते हैं कि हमारी मम्मी कितना अच्छा खाना बना लेती है, हमारी मम्मी तो हमें गेम भी खिलाती है, हमारी मम्मी मेरा होमवर्क करा देती है, मेरी मम्मी एकदम मेरे जीवन की सबसे अच्छी वो है, मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब मेरी मम्मी मेरे लिए हीरो है, मेरी मम्मी बहुत ही दया करती है, मेरी मम्मी फेवरेट है मेरी। तो इस प्रकार से वो अट्रैक्टिव होते हैं। और सेम चीज़ फीमेल के साथ होता है। जो फीमेल हैं वो अपने से अपोजिट जेंडर यानी कि अपने पिता के प्रति अट्रैक्ट होती हैं और ये ऐसा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के कारण होता है। उनके अंदर इस अवस्था में इलेक्ट्रा ग्रंथि बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है, इसके कारण वो अपने पिताजी की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और वो अपने पिता को हीरो मानती हैं अपने जीवन का, क्योंकि उनके पिताजी उनके लिए हर एक खिलौना, हर एक चीज़, उनकी हर एक डिमांड पूरी करते हैं। वो फ्यूचर में ये भी एक्सपेक्ट करती हैं कि जो उनका लाइफ पार्टनर वो उनके फादर के जैसा ही उनको मिले। चलिए, इसके बाद जो इन्होंने चौथा स्टेज बताया है, एक सेकेंड, जो चौथा स्टेज बताया है वो चौथा स्टेज है लेटेंट स्टेज, जिसे कि हिंदी में हम कहते हैं सुषुप्ता अवस्था। ये 6 से 12 साल के बच्चों में इस प्रकार का विकास होता है। इसे आप ये भी बोल सकते हैं 6 ईयर टू प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब होता है यौवन अवस्था। जब तक बच्चों में यौवन नहीं आ जाता है, यानी कि सेक्स की इच्छा उनको नहीं हो जाती है, तब तक ये स्टेज चलता रहता है। तो जो लेटेंट स्टेज होता है इसमें हिडन होता है यौन कामुकता। जो सेक्स की फीलिंग होती है वो छिप जाती है इस स्टेज में। बच्चों का सेक्स पे ध्यान नहीं जाता है और ऐसा आप कह सकते हैं कि साइको सेक्सुअल अर्ज जो होती है वो छिपी रहती है। और क्यों छिपी रहती है अगर आप पूछेंगे तो इस स्टेज में जब बच्चे 6 से 12 साल के होते हैं तो वो गेम्स खेलने पे ध्यान देते हैं, प्लेइंग करते हैं, अलग अलग प्रकार के कंपटीशन, उनके स्कूल में प्रतियोगिता वगैरह होता है तो उसमें वो पूरा एफर्ट देते हैं कि हम फर्स्ट आ जाएं, स्टडी करने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों पे उनका फोकस होता है। तो जो यौन कामुकता है, साइको सेक्सुअल अर्ज है, वो छिपा रहता है। लिबिडो इनएक्टिव होता है, जो उनकी काम इच्छा होती है वो असक्रिय होती है। इसीलिए आप इस उम्र में देखते होंगे कि जो आस पड़ोस के होते हैं वो अपने बच्चियों को छोड़ देते हैं गेम्स वगैरह खेलने के लिए। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने 5वां स्टेज बताया है, 5वां स्टेज का नाम है जेनिटल स्टेज, जिसे कि हम कहते हैं जननिक अवस्था। ये रिप्रोडक्टिव आर्गन से संबंधित होता है। रिप्रोडक्टिव आर्गन का मतलब प्राइवेट पार्ट से संबंधित होता है। इस जो अवस्था है ये 12 प्लस यानी आप बोल सकते हैं प्यूबर्टी टू डेथ। जब से बच्चों में यौवन विकसित हो जाता है तब से ये पूरा मृत्यु तक होता है। इस स्टेज में मैच्योरिंग सेक्सुअल इंटरेस्ट उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग बनने लगती है कि मैच्योरिंग सेक्सुअल इंटरेस्ट क्या होता है, क्यों सेक्स करना चाहिए, सेक्स किस प्रकार से होता है और सेक्स किसके साथ किया जा सकता है, इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग बनने लगती है। थोड़ा समय क्रॉस होता है, फिर उनको ये चीज़ करने का भी मौका मिलता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जेनिटल स्टेज में उन्हें अपने प्राइवेट पार्ट को अपने नॉलेज हो जाता है और उससे संबंधित अंडरस्टैंडिंग बनने लगती है। इसके बाद समाजीकरण का जो चौथा सिद्धांत है वो चौथा सिद्धांत है यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर का। और यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर जो हैं वो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी दिए हैं। और इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी दिए हैं इससे पहले थोड़ा सा हम यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर के बारे में जानेंगे। ये रूस के रहने वाले थे मूल रूप से, तो ये मूल रूप से रूसी कहलाएंगे। मॉस्को में इनका जन्म हुआ था
और इनका जन्म हुआ था 29 अप्रैल 1917 को और इनकी मृत्यु हुई थी 25 सितंबर 2005 को। ये अमेरिकी मानव विकास मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट पे बात की थी कि ह्यूमन का विकास कैसे होता है, और इसीलिए इनके थ्योरी को सोशलाइजेशन का पार्ट माना जाता है कि सोशलाइजेशन के बारे में भी इनकी थ्योरी में बताया गया है। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी? तो इन्होंने इकोलॉजिकल सिस्टम्स थ्योरी दी है। अपने थ्योरी में ये क्या बोलते हैं? अगर हम आपसे बोलें कि इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी क्या है, तो आपको ये समझना होगा कि इस इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी में ये बोलते हैं कि बच्चों के बीच एक इन्वायरमेंट होता है, बच्चों के बीच एक इन्वायरमेंट होता है और इस इन्वायरमेंट की एक सेटिंग होती है, और सेटिंग में अलग अलग लेयर होते हैं, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5। तो एक इन्वायरमेंट में अलग अलग प्रकार के लेयर होते हैं, अलग अलग प्रकार का इन्वायरमेंट जुड़ा होता है। तो जो इन्वायरमेंट सेटिंग होती है, उसके जो अलग अलग लेयर होते हैं, उसके द्वारा ही किसी भी इंडिविजुअल का विकास होता है, ऐसा ये अपने सिद्धांत में बोलते हैं। तो आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। जो सबसे पहला लेयर इन्होंने बताया है वो माइक्रो सिस्टम है, जिसमें इनका मानना है कि माइक्रो सिस्टम लेयर में फैमिली होती हैं, फ्रेंड्स होते हैं, स्कूल होते हैं, और इनसे इंटरेक्शन करके ही बच्चों का विकास होता है। इसके बाद जो दूसरा लेयर ये बताते हैं मीजो सिस्टम बताते हैं। मीजो सिस्टम में ये क्या बोलते हैं कि जो माइक्रो सिस्टम के सदस्य हैं, जो फैमिली हैं, बच्चों के फ्रेंड्स हैं, स्कूल के टीचर हैं, इनका आपस में रिलेशन कैसा है, जैसे कि माता पिता का टीचर के साथ कैसे बॉन्डिंग है, बच्चों के दोस्त के साथ माता पिता की कैसी बॉन्डिंग है, इसका प्रभाव भी बच्चों के ऊपर पड़ता है और इसके प्रभाव से भी बच्चों का विकास होता है। इसके बाद जो इन्होंने तीसरा स्टेज बताया है, तीसरा लेयर मतलब बताया है, वो है एक्जो सिस्टम। एक्जो सिस्टम में इन्होंने बोला है कि इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है इंडिविजुअल पे, और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस कैसे होता है, जैसे कि पिता का जो कार्य स्थल हो गया, उसका प्रभाव बच्चों पे पड़ता है। अब बच्चा पिता के ऑफिस में काम तो करता नहीं है, पिताजी एक ऑफिस में काम करते हैं, तो बच्चा तो उसमें काम करता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि पिताजी जब ऑफिस में काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा वर्कलोड मिला और वो स्ट्रेस में घर आते हैं, मम्मी से लड़ाई करते हैं, बच्चों को चॉकलेट नहीं लाते हैं, तो उसका प्रभाव भी बच्चों के ऊपर पड़ता है। या उसके पिताजी की जो जॉब है वो बहुत ही कम सैलरी है, तो एक घर में कलेश वाला इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, जिसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा और उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसके बाद जो ये चौथा लेयर बताते हैं वो है मैक्रो सिस्टम। तो मैक्रो का अर्थ ही है कि व्यापक, तो जो सोशल कल्चर होते हैं, जो वैल्यूज होते हैं, इसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। क्रोनो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम एक काल से संबंधित है कि इंडिविजुअल के समय पे, जैसे कि मेरे समय पे क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा, या हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना जो हमारे पूरे जीवन को प्रभावित कर दी, तो वो भी चीज क्रोनो सिस्टम में आता है। चलिए अब हम ये समझेंगे कि इन्होंने अपने थ्योरी में मेन रूप से बोला क्या था। अभी हमने आपको डायग्राम समझाया है, अभी हम आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे एक एक लेयर। यह थ्योरी इस बात को स्पष्ट करती है कि व्यक्ति के इन्वायरमेंट सिस्टम में, जो उसका इन्वायरमेंट सिस्टम है, उसके अलग अलग लेयर होते हैं, और उन्हीं अलग अलग लेयर का प्रभाव व्यक्ति व उसके विकास पर पड़ता है। अलग अलग लेयर में कैसी परिस्थितियां हैं, उसी प्रकार से व्यक्ति का व्यक्तित्व होगा और उसका विकास होगा। ये इकोलॉजिकल सिस्टम्स थ्योरी बोलती है। अब हम अलग अलग लेयर को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो जो इन्होंने इन्वायरमेंट सिस्टम का पहला लेयर बताया था, वो बताया इन्होंने माइक्रो सिस्टम को। जो माइक्रो सिस्टम है, यह प्रत्यक्ष रूप से बच्चे पर प्रभाव डालता है। प्रत्यक्ष रूप से क्यों डाल पाता है? क्योंकि बच्चे इंटरेक्शन करते हैं अपने माता पिता के साथ, अपने पीयर्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, तो डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। इसमें वो अपने बच्चों को इनकरेज, आप ये समझ सकते हैं कि इस लेयर में अगर माता पिता ने अपने बच्चों को सही इनकवरेजमेंट नहीं दिया, या टीचर ने नहीं दिया, सही उनको न्यूट्रिशन नहीं दिया, यानी कि जो उनको प्रोटीन मिलना चाहिए वो नहीं दिया,
तो चाइल्ड में जो ग्रो देखने को मिलेगा, चाइल्ड की जो एबिलिटी देखने को मिलेगी वो कम होगी। तो जैसा इनकरेजमेंट मिलता है, जैसा न्यूट्रिशन मिलता है, उसी प्रकार से चाइल्ड का विकास भी हो पाता है। तो ये पहले लेयर की बात हो गई जिसमें कि प्रत्यक्ष रूप से बच्चों पे प्रभाव पड़ता है और उसी प्रकार से उनका डेवलपमेंट होता है। जो दूसरा लेयर है इन्वायरमेंट सिस्टम का, वो है मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम में जो माइक्रो सिस्टम के सदस्य थे, जो फैमिली टीचर थे, उनका आपस में रिलेशन कैसा है, वो आपस में इंटरेक्शन कैसा कर पा रहे हैं, ये बच्चों पे प्रभाव डालता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं कि जो माता पिता हैं वो रेगुलर रूप से टीचर से अपडेट लेते हैं कि बच्चा मेरा क्लास में क्या सीख रहा है, कैसी गतिविधियां कर रहा है, तो उसके हिसाब से वो घर पे बच्चे को स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बच्चे पे कोई प्रतिबंध लगा सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, उसको सजा दे सकते हैं, उसको इनकरेज कर सकते हैं, उसको गाइडेंस कर सकते हैं और बच्चे का विकास बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर माता पिता का टीचर से रिलेशन ही नहीं है, वो टीचर से कभी कॉल नहीं करते हैं, एक बार बस एडमिशन करा के छोड़ दिए, तो फिर तो बच्चों का जैसा विकास हो रहा है, टीचर के भरोसे पे हैं, कुछ पता चल नहीं पाएगा। तो ये चीज़ है, जैसा रिलेशन होगा उस प्रकार से बच्चों का विकास होता है। इसके बाद आप समझ सकते हैं जो इन्वायरमेंट सिस्टम का इन्होंने तीसरा लेयर बताया, वो एक्जो सिस्टम को बताया। एक्जो सिस्टम एक ऐसा लेयर है जिसमें कि जो इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पे, वो इम्पैक्ट अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, इनडायरेक्ट रूप से पड़ता है, सीधे सीधे प्रत्यक्ष नहीं पड़ता है। जैसे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, तो आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। जैसे कि पिताजी की नौकरी का स्तर क्या है, जो वो नौकरी करते हैं उसमें स्ट्रेस कितना मिलता है, वर्कलोड कितना मिलता है, सैलरी कितना मिलता है, तो अगर ये सब चीज़ें प्लस में होंगी तो बच्चों पे भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अगर ये सब चीज़ें माइनस में होंगी तो बच्चों पे दुष्प्रभाव पड़ेगा। दूर के रिश्तेदार कैसे हैं, उनका भी प्रभाव पड़ता है, बच्चे उनको देखकर उस तरीके से चीज़ें परसीव करने की कोशिश करते हैं। पास पड़ोस जो है, विद्यालय समिति जो है, जनसंचार जो है वो कैसा है, उसका भी प्रभाव बढ़ता है। विद्यालय समिति से आप ये समझ सकते हैं कि जो करिकुलम का निर्माण कराया जाता है, जो पाठ्यचर्या बनाया जाता है, उसका सीधा प्रभाव तो बच्चों पे, मतलब बच्चा उसमें कोई रोल प्ले तो करता नहीं है करिकुलम के निर्माण में, लेकिन जो करिकुलम बनता है वो उसके व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो यहाँ पे प्रभाव सीधा सीधा नहीं पड़ता है, वो इनडायरेक्ट रूप से पड़ता है। ठीक ना, ये चीज़ है। इसके बाद इन्वायरमेंट सिस्टम का जो चौथा लेयर इन्होंने बताया, मैक्रो सिस्टम को बताया। मैक्रो सिस्टम में आ जाएगा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, बच्चे का क्या है, सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, वो बच्चे पे प्रभाव डालेगी। जिस कंट्री में वो रहता है उस कंट्री के लॉ क्या है, नियम क्या है, कानून क्या है, वो बच्चे पे प्रभाव डालेंगे। जैसे अगर हम भारत में रहते हैं तो हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, तो ये हमारे देश का क्या है, संविधान का एक अंग है। हाँ, हमारे देश की हिस्ट्री क्या है, हमारे देश की सोशल कंडीशंस क्या हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। इंडिविजुअल कल्चर, यानी कि अगर हम हिंदू धर्म के हैं तो हमारी हिंदू धर्म की क्या संस्कृतियां हैं उसको सीखने की हम कोशिश करते हैं। वैल्यूज, हमारे हेरिटेज क्या हैं, तो इन सभी चीज़ों का प्रभाव मैक्रो सिस्टम में पड़ता है। तो मैक्रो सिस्टम बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये सिस्टम बदलती रहती है या इसे बदला जा सकता है। भाई हमारे जनरेशन में हिंदू धर्म की स्थिति कुछ और थी, हमारे आने वाले जनरेशन में कुछ और हो सकती है, तो हमारे कल्चर में बदलाव आ सकते हैं, हमारे देश का कानून बदल सकता है, तमाम चीज़ें आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने जो पांचवा लेयर बताया इन्वायरमेंट सिस्टम का, वो है आपका क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम काल से संबंधित है, कोई ऐसा प्रभाव जो बच्चे के पूरे जीवन पर पड़ती है, या फिर आप बोल सकते हैं कि सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियों के बदलने का प्रभाव। जब तक आप जी रहे हैं, आपके जीने के दौरान जो भी परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन का आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो क्रोनो सिस्टम में आ जाता है। या फिर कोई एक ऐसी घटना जो आपके पूरे जीवन पर प्रभाव डालती है जब तक आप जीते हैं, तो वो भी आपका क्रोनो सिस्टम में आ जाएगी। जैसे कि आप जब बचपन में आप 6 क्लास में थे और उसी समय आपके माँ बाप के बीच में तलाक हो गया और आपके दिमाग में ये धारणा बन गई कि शादी बहुत ही ख़राब चीज़ होती है, ये अच्छी चीज़ नहीं होती है, बहुत लड़ाई होता है, बहुत झगड़ा होता है, बाद में अलग होना पड़ता है। तो जब आप बड़े होते हैं, 22+ होते हैं और आपसे शादी के लिए बोला जाता है, आप शादी नहीं करते हैं, पूरे जीवन आप शादी नहीं करते हैं, तो ऐसा प्रभाव क्रोनो सिस्टम के अंदर ही आता है।
तो आज हमने आपको 4 थ्योरियाँ पढ़ाई। सबसे पहले हमने आपको C.H. कूले की थ्योरी पढ़ाई, फिर इसके बाद ये पहली थ्योरी थी, और दूसरी थ्योरी हमने आपको G.H. मीड की पढ़ाई, तीसरी थ्योरी हमने आपको फ्रॉयड की पढ़ाई, फ्रॉयड की पढ़ाई, और चौथी जो थ्योरी हमने आपको पढ़ाई वो हमने आपको यूरी ब्रॉन फ्रेनर की पढ़ाई, यूरी ब्रॉन फेन ब्रेनर फ्रेनर की पढ़ाई। एक सेकंड में इसकी स्पेलिंग देख लेता हूँ, यूरी ब्रॉन फ्रेनर की। हाँ ठीक है, सही है। तो एक बार मैं आपको बता ही देता हूँ कि मैंने आपको कौन कौन सी थ्योरी पढ़ाई है। चलिए देखिए, सबसे पहले C.H. कूले की थ्योरी हमने पढ़ ली, फिर इसके बाद हमने G.H. मीड की थ्योरी पढ़ ली, फिर इसके बाद हमने सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरी पढ़ ली, और फिर इसके बाद हमने यूरी ब्रॉन फेन ब्रेनर की थ्योरी पढ़ ली। तो ये 4 थ्योरी पढ़ी, और ये चारों थ्योरी किसकी थी? सोशलाइजेशन की थी, सोशलाइजेशन की थी। अगर इन चारों थ्योरी में आपको कोई भी थ्योरी समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे बताइएगा, हम आपको समझाने का पूरा कोशिश करेंगे। और जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा, जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम नीड्स ऑफ सोशलाइजेशन को पढ़ेंगे कि समाजीकरण की आवश्यकताएं क्या हैं। चलिए फिर हम इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं।